18 सितंबर 2016 में उरी हमला होता है। उरी हमले में 16 जवान, हमारे भारतीय 16 जवान शहीद हो जाते हैं। अब बोलिए ऐसा कैसे हो गया? हमारे 16 जवान उरी हमले में शहीद होते हैं। चलिए हमला हो गया होगा, नरेंद्र मोदी का पेगासस स्पाईवेयर भी फेल हो गया होगा, हम ये भी मान लेते हैं, सब कुछ मान लेते हैं। लेकिन अब इसे संयोग कैसे मान ले मेरे दोस्त? क्योंकि 6 महीने बाद, ठीक 6 महीने बाद, मैंने कहा कि 3 से 6 महीने के अंतराल में ही इनकी घटनाएं, ये सारी आतंकवादी घटनाएं और ये सब हुई हैं। तो ठीक 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश सहित जो अभी चुनाव हो रहा है, 5 राज्यों में अभी जो चुनाव हो रहा है, अभी उस समय वो हो रहा था 5 साल पहले 2017 में, ठीक 6 महीने बाद। घटना कब घटी? 18 सितंबर को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फरवरी में चुनाव होता है ना, ठीक 6 महीने बाद। और यही चुनाव जो अभी आप वोट देने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश, शायद मिजोरम और पंजाब, उत्तराखंड, यही 5 राज्यों में चुनाव था। अब आप बताइए मेरे दोस्त, ठीक 6 महीने पहले यह कैसा संयोग है मेरे दोस्त कि सारी आतंकवादी घटनाएं नरेंद्र मोदी के मीटर के अनुसार, नरेंद्र मोदी की जरूरत के अनुसार हुई हैं। ऐसा कैसे हुआ है? ऐसा संयोग कैसे हुआ है? अगर यह संयोग था तो कैसे हुआ? अगर यह प्रयोग था तो नरेंद्र मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। अब इन घटनाओं से आप आंख बंद कर सकते हैं, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, इसे भूल सकते हैं, क्योंकि हमारे जवान तो मरने के लिए ही खड़े हैं। उन पर आपको दया आए ना आए, लेकिन अपने देश पर तो दया आनी चाहिए। इस तरह के षड्यंत्र को लोगों के सामने ले जाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था। मेरे दोस्त, ये सारी घटनाएं, जितनी घटनाएं मैं बता रहा हूं, ये संयोग नहीं कह सकते आप, इसे प्रयोग ही कहा जाना चाहिए। लेकिन यह आपको तय करना है कि यह संयोग था या प्रयोग। तो उरी घटना का आपने देख लिया, 6 महीने बाद चुनाव उत्तर प्रदेश में था वहां, और इन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव, उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव में उरी घटना का खूब प्रयोग किया। पोस्टर, बैनर पर 56 इंच का सीना, देश का रखवाला वगैरह वगैरह करके। कहने का मतलब यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि क्या यह प्रयोग ही था। और प्रयोग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आखिर हर 3 से 6 महीने पहले, चुनाव से पहले घटनाएं क्यों हुई हैं? आगे क्यों नहीं हुई, पीछे क्यों नहीं हुई, बाद में क्यों नहीं हुई? आतंकवादी घटनाओं का कॉम्बिनेशन, घटनाक्रमों का कॉम्बिनेशन नरेंद्र मोदी के चुनाव से क्यों मेल खाता रहा, जरूरत के अनुसार क्यों हुआ? पेगासस स्पाईवेयर के बाद भी इतनी कड़ी सुरक्षा, इतना सफल प्रधानमंत्री होने के बाद भी ऐसा क्यों होता रहा मेरे दोस्त? यह आपको सोचना पड़ेगा। थोड़ा और आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव 5 साल पहले जो हुआ था, अब हो रहा है, अभी आगे आते हैं। 1 जुलाई 2017 को, एक सामान्य घटना है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया। वादा था कि सिंगल विंडो, सिंगल टैक्स को लागू करेंगे, लेकिन नहीं किया। 28% तक का टैक्स लगा दिया। बचा खुचा व्यापार भारत फिर से तबाह हो गया। बिजनेस अडानी अंबानी, देसी विदेशी पूंजीपतियों के हाथ में चला गया। छोटे मझोले और मध्य वर्गीय जो व्यापारी थे, उनको समझ में नहीं आया जीएसटी, और वो बर्बाद हो गए। आपने देखा कि बहुतों ने परिवार सहित आत्महत्या की, कोई सुनवाई नहीं। इसे भी संयोग मान लीजिए। मेरे दोस्त, अक्टूबर 2018 मोदी ने 3000 करोड़ की पटेल की मूर्ति बनाकर दिया, जिसमें पटेल को मोदी ने
पटेल की मूर्ति बनाई, ये बहुत बड़ी बात नहीं थी। पटेल की मूर्ति चाइना से बनवाई, ये बड़ी बात थी। और बड़ी बात तो, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उस पटेल की मूर्ति बनवाई जिसको नरेंद्र मोदी खुद अपनी किताब में क्रांतिकारी भी नहीं मानते, क्रांतिकारियों का विरोधी मानते हैं, लिख चुके हैं। ज्ञान ज्योति संभवतः उस किताब का नाम है। किताब मैं हमेशा अक्सर उनकी किताब को शेयर करता रहता हूं, आप देख लीजिए। पटेल के लिए मोदी के निगाह में कितनी इज्जत है, उससे आपको पता चल जाएगा। नरेंद्र मोदी ने अपनी उस किताब में पटेल को अय्यास तक कहा है, क्रांतिकारियों को अनाप शनाप बकने वाला भी कहा है, लिखा है। अब ये तो कोई मीडिया है दमदार, या कोई है जिसमें दो दम जो नरेंद्र मोदी से सवाल कर सके कि ऐसा कैसे। और सबसे खतरनाक घटना होती है मेरे दोस्त, जब नरेंद्र मोदी पूरे 5 साल कुछ नहीं कर पाए तो अगला चुनाव आ गया, 2019 का चुनाव आ गया। सारी मीडिया में सभी ये बात चर्चा में आ गई। जीएसटी के जरिए व्यापार फेल हुआ है, नोटबंदी के जरिए सब तबाह हुआ है, और दूसरी कोई भी मतलब एफडीआई को 100% घोषित कर दिया, एलआईसी को बेच दिया, दूसरा बेचना शुरू कर दिए थे। बहुत से ऐसी घटनाएं हो चुकी थी जो नरेंद्र मोदी को किसी भी कीमत पे प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुनने के काबिल नहीं छोड़ा था। लेकिन नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना था, कैसे बने? यह बहुत खतरनाक घटना है मेरे दोस्त। इस पर मैं बहुत बार बोल चुका हूं, बहुत बार इसकी चर्चा कर चुका हूं, और वो भी मात्र 3 महीने पहले। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना था। 5 साल से मैं लिख रहा था, और 5 साल से मैं लगातार ऐसे ही टीवी चैनलों पर या जहां भी जो सोशल मीडिया पर मैं कह रहा था कि नरेंद्र मोदी कोई ना कोई खतरनाक घटना करवाएंगे, करेंगे। तब उनके हाथ में पेगासस स्पाईवेयर था, तब वो पूरी तरह से दुनिया के सबसे सबल मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, वगैरह वगैरह। सब कुछ के बावजूद उन्हें चुनाव जीतना था। चुनाव जीतने की कोई संभावना ही नहीं थी। सर्वे जो आ रहे थे वो ये बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पे 2019 का चुनाव नहीं जीतेंगे। लेकिन एक ब्लंडर हुआ भारत में, एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ। पुलवामा हमला एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, जिसके कि आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने उसकी जांच भी नहीं होने दी। क्या हुआ, कैसे हुआ, कहां से आया आरडीएक्स, जो भी, ये सारी बातें अलग हैं। जो मैं बताना चाहता हूं वो ये बताना चाहता हूं मेरे दोस्त कि मैं 5 साल से बोलता रहा, क्योंकि मैं सोशल मीडिया से बोलता था, कोई सुनता नहीं था, या कोई सुन भी लेता था तो उतना उस बात को गंभीरता से नहीं लेता था। मैं कह रहा था कि कोई ना कोई आतंकवादी हमला भारत पे होगा नरेंद्र मोदी को चुनाव जितवाने के लिए। और फाइनली पुलवामा हमला हो जाता है 14 फरवरी 2019 को। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला होता है। देश को चौंकना चाहिए था, देश को सवाल करने चाहिए थे, देश को स्तब्ध रह जाना चाहिए था, देश को इसे मुद्दा बनाना, बोलना, पूछना चाहिए था। कोई कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि एक नकली राष्ट्रवाद का ढिढोरा पीट करके, क्योंकि सारे गोदी मीडिया है, सारा चैनल उनका है, नकली राष्ट्रवाद का ढिढोरा पीट करके उस बार भी यह प्रयोग उन्होंने सफल कर लिया। अब सवाल उठता है कि इतने ज्यादा पावरफुल प्रधानमंत्री रहते हुए यह घटना कैसे होती है? सारा स्पाईवेयर जैसी जासूसी इंस्ट्रूमेंट नरेंद्र मोदी के हाथ में रहते हुए उतना 300 किलो आरडीएक्स सीआरपीएफ तक कैसे पहुंचता है? कैसे यह आतंकवादी घटना होती है? एक सवाल है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि 2019 के आम चुनाव के ठीक पहले पुलवामा की घटना क्यों होती है? क्या आतंकवादियों का कॉम्बिनेशन, आतंकवादियों का टच, आतंकवादियों का क्या बोलते हैं, रिश्ता नरेंद्र मोदी से रहा है?
या आतंकवादी, या जिन्हें आतंकवादी को कहते हैं कि आतंकवादी पाकिस्तानी हैं, ये हैं वो हैं, तो क्या पाकिस्तान नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता था? इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन था पता नहीं चला। कुछ एक लोग पकड़े गए जो जमानत पर बाद में रिहा हो गए, आतंकवादियों के साथ पकड़े गए। मेरे दोस्त, ये एक बहुत बड़ी घटना थी और वहां मेरा शक बहुत पुख्ता हो गया कि नरेंद्र मोदी का रिश्ता आतंकवाद से है। सारे आतंकवादी नरेंद्र मोदी के जैसे नरेंद्र मोदी का जो डायरेक्शन है उससे काम कर रहे हैं। भाई देखिए, इस समय हमला मत करो, इस समय घटना मत करो, घटना को कन्वर्ट कर लो, थोड़ा टाइम दे दो, हमारा चुनाव आने वाला है, उससे पहले घटना कर देना, उसका फायदा हमको हो जाएगा। ये कैसे होता रहा मेरे दोस्त? यही मेरा सवाल है। आज का जो मेरा विषय है वो यही है कि ये सब संजोग रहा या प्रयोग। कोई पूछे या ना पूछे, इस घटना में बहुत बड़ा सच दफन है, जहां हमारे 44 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। और दुर्भाग्य, सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो हुआ, जैसा कि मैं 5 साल से बोल रहा था, कि उन 44 शहीदों के लाशों पर खड़े होकर के नरेंद्र मोदी ने वोट मांगा। ये अपने चुनाव में मंचों से कहा कि हमारे शहीदों के नाम पे वोट, एक वोट हमको मिलना चाहिए। कितनी बड़ी घटना थी मेरे दोस्त। इतना बड़ा दुर्दांत काम कोई करेगा, करवाएगा, होगा? मैं खुद भी स्तब्ध हूं, समझ नहीं पाता। या आप भी इसको समझने की कोशिश कीजिए, लोगों से इस विषय पर चर्चा कीजिए, समझिए कि ऐसा कैसे हुआ। ठीक 3 महीने, और यह बात 5 साल से मैं बोल रहा था कि होगा होगा होगा, हो गया। चुनाव नजदीक आ रहा था, जैसे जैसे मैं कह रहा था कि कोई ना कोई बड़ी घटना होगी, नरेंद्र मोदी के पास किसी बड़ी घटना के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। लोग कह रहे थे, देश कह रहा था, मीडिया कह रहा था, लेकिन सभी चुप थे और वो घटना हो गई। पुलवामा की घटना भुला देने वाली घटना नहीं है। उसके बाद बहुत सी नौटंकियां हुई, वो क्या कहते हैं, बॉल्टक का हमला वगैरह वगैरह, ये सारे कुछ, वो सब कोई मायने नहीं रह गया। हमारे 44 शहीद जवानों की लाशों पर खड़े होकर के, उनका पोस्टर लगवा करके, उस पर नरेंद्र मोदी ने वोट मांगा। देश ने उन्हें वोट दिया और देश ने फिर से उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया। किसी ने यह सवाल नहीं किया कि आखिर ये 3 महीने पहले ही घटनाएं क्यों हुई। मेरे दोस्त, अगर मैं इतनी घटनाओं का जिक्र किया हूं और ठीक चुनाव के पहले अगर इतनी घटनाएं हुई हैं, तो ऐसा हर बार संयोग ही क्यों हो? इसे संयोग कैसे मानेंगे? नरेंद्र मोदी तो एक घटना को भी संयोग नहीं मानते, वो कहते हैं यह संयोग नहीं, यह प्रयोग है। आप कैसे मान लेते हैं? यह आपको वोट देने से पहले सोचना पड़ेगा। दोबारा दुर्भाग्य से फिर से वो प्रधानमंत्री बन गए। मेरे दोस्त, 23 फरवरी 2020 दिल्ली में ये हार चुके थे। चुनाव हुआ था दिल्ली में सारे हथकंडे इनके काम नहीं आए थे, दिल्ली हार चुके थे। तो 23 फरवरी 2020 दिल्ली की हार का बदला लेने के लिए मोदी ने दंगा करवा दिया, जिसमें 55 लोग मारे गए, रिकॉर्डेड, पता नहीं और कितने मारे गए होंगे मालूम नहीं। 55 लोग मारे गए, न जाने कितनों का घर उजड़ा, कितनों का घर जला, कितनी तबाही मची उस समय मोदी। लेकिन नोटिफाइड बात, यह नोटिस करने वाली बात क्या है कि उस समय मोदी नमस्ते ट्रंप का एंजॉय कर रहे थे, मजे ले रहे थे। ट्रंप का प्रचार कर रहे थे, एक बार फिर ट्रंप सरकार।
ऐसा लग रहा था जैसे अमेरिका का चुनाव ये खुद ही लड़ने जाएंगे। आप सोचिए मेरे दोस्त, जिनके जिनके घर जले होंगे, जिनके घर उजड़े होंगे, जिनके घरों में मौतें हुई होंगी, उन पर क्या गुजरी होगी। और वही वो समय था मेरे दोस्त जब भारत में कोरोना एंट्री कर चुका था, पदार्पण कर चुका था। उस पर लगाम लगाने, कार्यवाही करने की बजाय नरेंद्र मोदी लोगों से ताली, जब नमस्ते ट्रंप से निपट लिए तो उसके बाद लोगों से ताली और थाली बजवाते रहे। लोग ताली और थाली बजाते रहे, नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की सरकार गिराते रहे और सरकार गिराकर अपनी सरकार बना ली, सफल हो गए। सरकार बनाने के बाद तब लॉकडाउन कर दिया, उसमें कितने लोग मरे, कैसे मरे, क्या हुआ, यह आप सब जानते हैं। दोस्तों, आगे और घटना है। 15 जून 2020 को मोदी ने नहीं कहूंगा, 15 जून 2020 को गलवान घाटी में हमला होता है। चीन इन्फिल्ट्रेशन करता है और चीन के सैनिकों के हाथों हमारे 20 जवान मारे जाते हैं। लेकिन संजोग और प्रयोग की बात क्या है, गलवान घाटी में उससे पहले कभी चीन ने इन्फिल्ट्रेशन नहीं किया था, लेकिन गलवान घाटी में चीन उस समय इन्फिल्ट्रेशन करता है, चीन हमला करता है या चीन का से झड़प होती है जिसमें हमारे 20 जवान मारे जाते हैं। एक संजोग कि गलवान घाटी में क्यों, दूसरा संजोग कि वहां बिहार रेजिमेंट के लोग, बिहार रेजिमेंट तैनात थी, और जो तीसरा संजोग था वो था कि 4 अक्टूबर, ठीक 4 महीने बाद 4 अक्टूबर को बिहार में चुनाव था। ये सारे एक साथ संजोग कैसे हो सकते हैं यार। बिहार में चुनाव है, बिहार रेजिमेंट जहां तैनात है, गलवान घाटी, वहीं चीन इन्फिल्ट्रेशन करता है, झड़प होती है, हमारे 20 जवान मारे जाते हैं, बिहार रेजिमेंट के लोग, और आपने देखा उसका क्या प्रयोग किया गया बिहार के चुनाव में। सब कुछ आप संजोग मान करके छोड़ देंगे? आप खुद सोचिए, आप खुद देख लीजिए, आप खुद तय कर लीजिए। मैंने इसीलिए आज ये कहा है कि आज आपको तय करना है कि सारी घटनाएं संजोग रही हैं या प्रयोग। अगर प्रयोग रही हैं तो इसका प्रतिकार आप कर सकते हैं। अब आपके पास हथियार है वोट का, उसका इस्तेमाल करके जवाब दे सकते हैं। आपने देखा किसान बिल, उसके बाद किसान बिल लाया गया, किसान बिल 2020 में लाया गया। 700 किसान, एक साल तक किसान धरने पर बैठे रहे, 700 हमारे किसान शहीद हो गए और नरेंद्र मोदी तपस्या करते रह गए। कहते हैं उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई। 700 किसानों को मार करके, और किसानों ने तो अपने आत्महत्या में लेटर भी लिखा। अगर किसी आम आदमी के लिए यह लेटर लिखा गया होता तो वो तो उसकी पूरी उम्र जेल में गुजर जाती। लेकिन 700 किसान मारे गए। ये एक घटना है, लेकिन आश्चर्यजनक और भी बहुत सी बातें हैं कि उन किसानों को नरेंद्र मोदी किसान मानने के लिए तैयार नहीं थे। यहां तक कि उन्हें इंसान भी नहीं माना। अगर मान लीजिए किसान नहीं माना, अगर मान लीजिए मित्र नहीं माना, अगर मान लीजिए अन्नदाता नहीं माना, अगर उन्हें इंसान ही मान लेते। आप जानते हैं, हम जानते हैं, हमारी सभ्यता ऐसी है कि कहीं जा रहे होते हैं, एक मुर्दा मतलब एक आदमी मरा होता है तो हम खड़े हो जाते हैं, उसे ट्रिब्यूट करते हैं, उसे झुककर सलाम करते हैं और फिर आगे जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने उन 700 किसानों को, किसान तो क्या बाकी उनको
परजीवी कहा, आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, वगैरह वगैरह वगैरह, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा, सब कुछ कह डाला, लेकिन किसान नहीं माना। यहां तक कि बाद में इंसान भी नहीं माना, उन्हें श्रद्धांजलि तक भी नहीं देने दी संसद में। अब इससे बड़ा क्या करते? आप उन्हीं नरेंद्र मोदी और मोदी जनता पार्टी को वोट देने जा रहे हैं मेरे दोस्त। उससे आगे बढ़ते हैं। 6 अक्टूबर 2020, 6 अक्टूबर 2020 मोदी ने अपने लिए 8,000 करोड़, अब ये सारी चीजें हो गई, आप जानते हैं कोरोना से कितनी तबाही हुई, देश कितना तबाह हुआ, कितने लोग मारे गए। मोदी जी कहते हैं कोई नहीं मारा गया, मोदी जी कहते हैं कोई ऑक्सीजन से भी नहीं मरा, पता नहीं, वो छोड़ दीजिए। लेकिन जिसके घरों में मरा होगा वो तो जानता होगा, उसका दिल जानता होगा, उसकी आत्मा जानती होगी। जब उसके अपने तड़प कर उसके हाथों में मरे होंगे तो वो तो समझता होगा ना। कितने लोग मारे वो अलग इशू है। इशू क्या है कि इसी पीरियड में, इतनी महामारी के बीच, नरेंद्र मोदी 8,000 करोड़ का एयरफोर्स वन, अमेरिका की तर्ज पर एयर इंडिया वन खरीदते हैं सुविधा के लिए, गुजरात जाकर ढोकले खाने के लिए। अब उस समय कौन सी जरूरत थी? उस समय तो कम से कम बाहर जाना भी मुहाल था, लॉकडाउन लगा हुआ था। यह आपको तय करना है। लेकिन उसके आगे आप सुनिए, 4 अप्रैल 2021 को नरेंद्र मोदी 4 अप्रैल 2021 को बीजापुर, बस्तर में नक्सली हमला होता है। उसमें भी हमारे 22 जवान मारे जाते हैं। अब कहेंगे कि नक्सली हमला से मोदी का क्या रिश्ता है? नरेंद्र मोदी की योजना थी कि कैसे किसानों पर गोलियां चलवाई जाएं, उसके जरिए उनको आतंकवादी साबित किया जाए और बंगाल का चुनाव जीता जाए। लेकिन वो करवा नहीं पाए थे, तो उन्होंने बंगाल के चलते हुए चुनाव के बीच, आप देखें कई महीनों तक चुनाव हुआ था, कई भाग में चुनाव हुआ था, तो उस चलते चुनाव के बीच नक्सली हमला होता है, हमारे 22 जवान मारे जाते हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी इस लाख कोशिश करने के बाद 22 जवानों की मृत्यु को मुद्दा बना करके वोट मांगने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। लेकिन वो भी घटना चुनाव के बीच हुई है, ना आगे ना पीछे। दोस्त, आपने देखा कि इन सारे देश तबाह हो गया, 23% जीडीपी डाउन चली गई, गरीबी, महंगाई, भूखमरी, हम बांग्लादेश, नेपाल और अपने आसपास के देशों से पीछे चले गए, बेरोजगारी 47 साल पीछे। सब कुछ होने के बाद भी 22,000 करोड़ का नरेंद्र मोदी अपने लिए घर बनवाते हैं। एक कैसी फकीरी है, बात तो फकीरी की करते हैं। मेरे दोस्त, अगर जनरली कहा जाए तो 400 लाख करोड़ का धन गायब हो गया, 400 लाख करोड़ का नाम लेकर के, ब्लैक मनी का नाम लेकर ये चुनाव में वोट मांग रहे थे, लेकिन आते ही ना तो वो लिस्ट भी गायब हो गई, धन भी गायब हो गया, क्या हुआ पता नहीं। एफडीआई 100% लागू किया, जबकि ये एफडीआई का विरोध कर रहे थे चुनाव से पहले, 100% लागू किया। भारत गरीबी में अपने सभी करीबी देशों से भी पीछे चला गया। जीडीपी -23-24% तक चली गई। बेरोजगारी में हम 1947 से पीछे चले गए। भारत के सभी सार्वजनिक उपक्रमों को मेरे दोस्तों या तो बेच दिया गया या तो बेचने की कगार पे हैं, यानी बेचने के लिए लाइन में लगा है। किसानों की आत्महत्या 40% बढ़ गई। महंगाई 10% से लेकर के 300% तक बढ़ गई। शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ तबाह हो गया। मेरे दोस्त,
अब सवाल यह उठता है, जो मैंने इतनी देर तक आप लोगों तक बातों को पहुंचाया, तो क्या सारी घटनाएं देश में नरेंद्र मोदी के हिसाब से होती हैं? चाहे वो आतंकवादी घटनाएं हों, चाहे वो मौत के कारण हो, जो भी होता है वो नरेंद्र मोदी के हिसाब से जरूरत के अनुसार होती हैं? अगर नहीं तो ये संजोग है या प्रयोग? नरेंद्र मोदी का ही ये टैगलाइन है, संजोग है या प्रयोग। अब ये देश मतलब विपक्ष इतना मजबूत नहीं रहा कि नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे। मीडिया नरेंद्र मोदी ने खरीद लिया है, गोदी मीडिया बन चुका है, वो नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ नहीं सकता, तो नरेंद्र मोदी से सवाल पूछेगा कौन मेरे दोस्त? हमारे आप जैसे लोग पूछिए, और हमारे आप जैसे लोग ही लोगों तक ये बातें पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, ये सारी बातें, ये सारी घटनाएं सिलसिलेवार, क्रमवार चुनाव से जोड़ करके मैंने इसलिए बताई कि सामने आपके चुनाव है। आप वो सवाल कर सकते हैं तो कीजिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम वोट देते समय सोच लीजिए कि आप किसको वोट दे रहे हैं। क्या आप पुलवामा के हत्यारों को वोट देंगे? क्या आप उरी के हत्यारों को वोट देंगे? क्या आप खैर वो सिलसिला बहुत लंबा है, फिर से दोहराने से क्या फायदा। लेकिन सोचना, कम से कम और नहीं तो अपने 700 किसानों को वोट देते समय याद रखना, जो जिनमें से कुछ तो अपने नरेंद्र मोदी के नाम पत्र भी लिखकर गए हैं कि वो उनके कारण आत्महत्या कर रहे हैं। अगर देश में एक कानून होता तो नरेंद्र मोदी को जेल में होना चाहिए था। किसी एक आदमी के नाम से एक चिट्ठी लिख दीजिए कि मैं इस आदमी के नाते आत्महत्या कर रहा हूं, वो दूसरे दिन जेल में रहेगा, छूट भी नहीं पाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी तो आजाद हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। क्योंकि अब ये आपको सोचना है, वोट देते समय ये आपको ध्यान में रखना होगा।